सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। क्लास सेकंड में आप सभी का वेलकम है। क्लास वन को जो आपने प्यार सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्यार सपोर्ट को यूं ही बनाए रखना। हम एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते और समझते जाएंगे। बिना किसी देरी के क्लास सेकंड को शुरू करते हैं। अगर आपने क्लास वन अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख के आना, तभी बहुत मजा आएगा। कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करेंगे। हमने कल ये समझा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस बनाती है। अगर हमें प्रेजेंट टेंस बनाना होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस तैयार करती है। पास्ट टेंस बनाना होगा तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट तैयार करती है। परफेक्ट बनाने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। एक बात हमने ये भी सीखी, अगर हमें फ्यूचर बनाना है तो हमें मॉडल चाहिए, तो मॉडल फ्यूचर बनाता है। साथ में ये भी समझा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की बेस फॉर्म का हम यूज करते हैं। हमने ये भी समझा, वर्ब में अगर आईएनजी लगा दे तो ये एक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। उसके बाद अपन ने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को तैयार किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए हमने एक सब्जेक्ट लिया। सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा। हम ये बात जानकर आए कल की क्लास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है। जैसे ही आप इसमें एस और ईएस लगाते हो तो ये बन जाती है सिंगुलर। ये नाउन का एकदम उल्टा होता है। नाउन अगर मैं लिखता हूं जैसे जनरली पेन, ये सिंगुलर है। अगर आप इसमें एस और ईएस लगा के लिखते हो इसे पेन्स, तो ये प्लूरल बन जाएगा। वर्ब इसका ऑपोजिट है। वर्ब जैसे लिखी होती है प्लूरल होती है, जैसे आप इसमें एस और ईएस लगाते हो तो ये सिंगुलर बन जाती है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी। एक और कॉन्सेप्ट समझा हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर कहीं किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन लिखा हुआ आ जाता है तो प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन या फिर प्रोनाउन ही लिखते हैं। इन दोनों को एक बॉक्स में बंद करके हम ये मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नहीं बनेगा। उसकी वजह भी समझी हमने कि ये दोनों मिलके या तो एक एडजेक्टिव तैयार करेंगे या फिर ये एक एडवर्ब तैयार करेंगे। एक बच्चे का डाउट था कमेंट बॉक्स में कि ये एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा, जहां हमने कल सेंटेंस में लिखा था। छोटी सी बात समझो, अगर ये पूरा स्ट्रक्चर किसी नाउन के लिए काम करेगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के लिए काम करता है। अगर ये वर्ब के लिए काम करेगा तो ये एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि एडवर्ब वर्ब के लिए काम करता है। इतनी सी बात थी। इसके आगे की कहानी आज हम अपनी क्लास में शुरू करते हैं, तो वहीं से शुरू करते हैं। अब मैं सेंटेंस लिखता हूं कुछ, इन सेंटेंस में हम काम करेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी बात, आप अपना पेन पेपर हाथ में लेके बैठना, ऐसे नहीं मुंह उठा के ऐसी क्लास देखने लगे। एक एक चीज को नोट करना है आपको। ये वादा करो अपने आप से कि हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। अगर मैं शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, हम भी शिद्दत से पढ़ेंगे। ध्यान रखना भाई इस बात का। 3 सेंटेंस लिखे आपके सामने, तीनों को सोल्व करोगे। 3 सेंटेंस लिखे आपके सामने, तीनों को सोल्व करो। करो भाई, तीनों को सोल्व करो, शिद्दत से सोल्व करो। डन। देखो, सेंटेंस में लिखा शी के आगे लिखा विद। विद क्या है, एक प्रेपोजिशन। ये समझाया मैंने, प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा होता है, नाउन लिखा होता है, तो ये नाउन लिखा होगा। प्रेपोजिशन और नाउन मिलकर, ये दोनों मिलकर या तो एडजेक्टिव बनाते हैं या एडवर्ब। अब जैसे क्वेश्चन है आपका, यहाँ एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब। अब ये लिखा किसके लिए, शी के लिए। शी क्या है, एक प्रोनाउन। प्रोनाउन के लिए क्या लिखा जाता है, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव बन गया।
एडजेक्टिव कभी ना तो सब्जेक्ट बनता है ना कभी ऑब्जेक्ट बनता है। इस वजह से मैंने आपको ये कंसेप्ट दिया कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन लिखा होगा और ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे। अब अगर विद हर पेरेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या बचा? शी। कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर। वर्ब कैसी चाहिए अपन को? सिंगुलर। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? एस और ईएस लगा के। तो यहां लिखना पड़ेगा अपन को प्लेस। बोलो क्लियर हुआ इसमें? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। अगेन ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो आगे लिखा हुआ पार्ट इतना, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, आप एरर डिटेक्शन कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, पैराजम्पल कर रहे हो, कुछ भी करो आप, प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन मिलकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। आगे लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसे छोड़कर। एक बात समझो, यहां मैं समझा देता हूं आपको। दो वर्ड लिखे हैं, एक वर्ड लिखा हमने एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट एक वर्ब है और इसका मतलब है उम्मीद करना, टू होप। एक वर्ड हमने लिखा एक्सेप्ट, दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है इसे छोड़कर, एक्सक्लूड करके, इसका मतलब निकलता है एक्सक्लूडिंग। इसके अलावा एक होता है इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त के लिए एक वर्ड है बच्चा पार्टी, बिसाइड्स। बिसाइड्स एक वर्ड है, बिसाइड। अब देखो ये दोनों प्रेपोजिशन है, इवन ये भी प्रेपोजिशन लिख दिया हमने, ये दोनों प्रेपोजिशन है, दोनों में फर्क है। एक में एस लिखा हुआ है, एक में एस नहीं लिखा है। बिसाइड्स का मतलब है इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त मतलब इस पेन के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी है, तो इसके अतिरिक्त का मतलब होता है इंक्लूडिंग सेंस, ये इंक्लूड करता है। इसके अतिरिक्त, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो यहां लिखो आप इसके अतिरिक्त। शर्माना मत हिंदी में लिखने से। बहुत लोग बोलते हैं हिंदी में नहीं लिखना है आपको, हिंदी में लिखना नहीं है, आप याद कैसे करोगे? इंग्लिश हमें आती नहीं है, हिंदी में लिखने नहीं दे रहे, तो दिक्कत हो जाएगी। अपन को पेपर निकालना है, इन सारी बातों से दूर रहना है। इसके अतिरिक्त, इसका मतलब होता है इसके अलावा, इसे छोड़कर लिखो आप, आपके लिए ये बेटर रहेगा। मेरी हिंदी पर मत जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, साइड में, बगल में जिसे बोलते हैं, साइड में। आपके घर के साइड में क्या है, वो है ये बिसाइड। और बिसाइड्स का मतलब है इसके अतिरिक्त। तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। यहां लिखा अपन ने एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के आगे नाउन प्रोनाउन लिखा होगा, ऑल वर्कर्स लिखा है तो ये नाउन हो गया, तो इतना पार्ट सब्जेक्ट नहीं होगा प्रेपोजिशन के साथ। तो देखो ऑफ से लेकर और वर्कर्स तो खेल खत्म हो गया, तो बचा क्या अपने पास? डायरेक्टर। कैसा वर्ड है? सिंगुलर। वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। वॉन्ट को हटा के क्या लिखना पड़ेगा? वॉन्ट्स लिखना पड़ेगा। तो सरकार, बेसिक सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, ये बात सही है, लेकिन आपको सब्जेक्ट का पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ वर्कर्स को सब्जेक्ट मान लेंगे और वॉन्ट लगा देंगे। तो खेल तो सारा ये है कि हम सब्जेक्ट को पहचान पा रहे या नहीं पहचान पा रहे। इसलिए मैंने ये कंसेप्ट दिया, और ये कंसेप्ट बहुत सारे रूल्स को खत्म करेगा। इंग्लिश में जो ये रूल पढ़ा रहे ना आपको, मैं इन्हें रूल पढ़वाना बंद कर दूंगा, मेरा वादा है। बस आप सपोर्ट बना के रखना, आप हर जगह तक मेरा वीडियो पहुंचाना, ये जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि अगर आप मुझे आगे नहीं बढ़ाओगे ना, तो मैं लिमिटेड रह जाऊंगा। आप हर बच्चे तक पहुंचाना, फिर मैं देखता हूं कैसे ये रूल रटवाते हैं, मैं भी देखता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाऊं। श्रेया टुगेदर। अभी जो टुगेदर लिखा है ये विद के साथ है। विद क्या है? प्रेपोजिशन। ये रहा प्रेपोजिशन अपना, ये रहा अपना नाउन। प्रेपोजिशन और नाउन मिलके सब्जेक्ट नहीं बनेगा, हटा दिया हमने यहां से, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो श्रेया सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है हमारे पास? सिंगुलर। किसी का नाम सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। कैसे बनेगा? IES हो जाएगा, ट्राइज हो जाएगा। क्लियर हुए तीनों सेंटेंस? थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक करो भाई सेंटेंस को, नोट करते चलना भाई, साथ साथ नोट कर सकते हो आप सेंटेंस को। जब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ आप नोट करो और सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। आप तो ये सोचो सामने हमारी क्लास चल रही है और हम पढ़ रहे हैं। आप ये सोचो ही मत कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपके सामने मैं बैठा हूँ और लगातार
शिद्दत दिखानी है बस, और कुछ नहीं चाहिए। सिलेक्शन अपने आप आएगा, जग मार के आएगा सिलेक्शन। हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? आप सोचो ना, अगर हम शिद्दत से 100% देंगे सिलेक्शन नहीं होगा। कैसी बात करती, मैं भी देखता हूं। दोनों सेंटेंस ठीक करोगे। दोनों सेंटेंस ठीक करो बच्चा पार्टी। दोनों सेंटेंस को ठीक करो। वीडियो को लाइक और शेयर ऐसे भर भर के आने चाहिए ना कि एहसास हो जाए दुनिया को कि कुछ तो नया हो रहा है। देखो सेंटेंस, देखो सेंटेंस में लिखा ऑल ऑफ देम बिसाइड्स। अभी अभी समझाया मैंने आपको, बिसाइड्स क्या है? एक प्रेपोजिशन है। इसका मतलब क्या है? इसके अतिरिक्त। अपने आप याद होगा, रटना नहीं है, अपने आप याद होगा, क्योंकि मैं सेंटेंस में इतनी बार लिखवाऊंगा आपको। प्रेपोजिशन के आगे क्या लिखा होगा? नाउन लिखा होगा। अगर प्रेपोजिशन के आगे नाउन आया है तो इतना पार्ट मिलकर सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये सब्जेक्ट नहीं है। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट क्या बचा? ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम में भी देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, आगे जो भी लिखा होगा प्रोनाउन होगा, तो इतना पार्ट फिर से सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो सब्जेक्ट तो ऑल ही बचा यहाँ। और कैसा वर्ड है ये? प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब आएगा ना कि यहाँ सिंगुलर, तो कम्स को हटा के यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को कम। यहीं से तो रूल बनते हैं सारे। जब दो सब्जेक्ट इससे कनेक्ट होते हैं तो पहले वाले के हिसाब से चलना है, इससे कनेक्ट होते हैं तो दूसरे वाले के हिसाब से चलना है। क्यों चलना है ये मैं बताऊंगा, मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी अलोंग विद। कल आपको समझाया अलोंग विद लिख दो, टुगेदर विद लिख दो, विद लिख दो, है तो प्रेपोजिशन ही ना ये लिखा हमारे सामने प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के आगे नाउन लिखा होगा, इतना पार्ट मिलके सब्जेक्ट नहीं बना। देखो कितना आसान होता जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन बचा? शी। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। डू आना चाहिए या डज आना चाहिए? डज आना चाहिए। बहुत आसान। डन। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तीन सेंटेंस लिखे आपके सामने, तीनों को ठीक करो। तीन सेंटेंस लिखे आपके सामने, तीनों को ठीक करो बच्चों। ये दिल्ली ऑन लिखा है भाई, मैं अपने आप को एक बार हटाऊं। देखो भाई ऐसे लिखा है सेंटेंस ये, ही बट हिज पेरेंट्स गो टू दिल्ली ऑन मंडे। ठीक है,
करो भाई, तीनों सेंटेंस ठीक करो। देखो मैं समझाता हूँ, छोटी सी बात, यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा इन सेंटेंसेस से। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब ये हुआ ए भी है यहाँ और बी भी है, दोनों है। अब देखो ये एंड भी एक ट्विस्ट क्रिएट करेगा बाद में चल के, फिलहाल तो आप ये समझो एंड का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना मतलब यहाँ ए भी है और बी भी है। ए एंड बी गो टू मार्केट, क्योंकि दो लोग हैं तो प्लूरल बन जाएगा, ये सिंगुलर नहीं रहेगा तो गो आएगा। क्लियर। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को चेंज कर दूं, मैंने यहाँ लिख दिया ए एंड नोट बी। ए एंड नोट बी का मतलब क्या हुआ, ए ना कि बी। एंड नोट का मतलब तो ये हुआ ना, एंड नोट बी। एंड नोट बी मतलब बी नहीं है यहाँ। अगर यहाँ बी नहीं है तो ध्यान से देखो, बी नहीं है हमारे पास, तो हम जिक्र किसका कर रहे हैं फिर, ए का। बात समझ में आई। मतलब एंड नोट सेम ऐसे काम कर रहा है जैसे प्रेपोजिशन काम कर रहा था। अच्छा, अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे अगर हम जाएं थोड़ा सा डिटेल में कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे हम प्रेपोजिशन भी लिख रहे हैं तो ये प्रेपोजिशन वाला पार्ट हट क्यों जा रहा है। एक तो मैंने टेक्निकल वे बताया आपको कि एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाता है। अगर हम इसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझे तो समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने यहां लिखा ए विद हिज फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ, ए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब देखो इस सेंटेंस को बोल के देखो, ए अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जा रहा है या जा रहे हैं, तो आप कहोगे ए अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जा रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट ए है। इस वजह से कॉन्टेक्चुअली भी वेरीफाई कर सकते हो आप कि यहां इनका जिक्र है ही नहीं, जिक्र तो यहां ए का है। इस वजह से हम इस ए को सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। आप टेक्निकली भी समझ सकते हो, आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी समझ सकते हो। समझोगे तो क्लास, जितनी भी चीजें क्लास में समझोगे ये याद रह जाएंगी पेपर वाले दिन। याद करते तो सब है, याद रखा सबसे नहीं जाता है, अपन को याद रखना है। तो यहां भी यही केस हुआ है। आप ये भी कह सकते हो ना फिर तो कि एंड नोट एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, अपन को तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम पैटर्न अगर मैं यहां लिखता हूं ए बट बी, अब बट क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, कंजंक्शन है एक, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। तो यहां ये फिर से प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ ए लेकिन बी नहीं, क्योंकि मैंने कहा ए पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव नहीं है, तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। क्योंकि बट तो क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव। तो अगेन इस बट का मतलब भी यही हो गया कि यहां बी नहीं है। जैसे एंड नोट काम कर रहा था ऐसे बट भी काम करेगा। सेम पैटर्न पर अगर मैंने यहाँ एक्सेप्ट लिख दिया, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसे छोड़कर, मतलब यहाँ बी नहीं है, ए एक्सेप्ट बी, बी को छोड़कर ए, बी नहीं है मतलब। तो ये सारी चीजें एक ही तरह से काम कर रही है, तो सबके स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं कि प्रेपोजिशन की तरह काम करने वाले सारे वर्ड्स हैं। अब सेंटेंस में आ जाते हैं। सेंटेंस में लिखा सी एंड नोट। अब सी के साथ हमने लिख रखा है एंड नोट। अगर ये एंड नोट हमने लिख रखा है तो इसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो नाउन, ये प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेपोजिशन है ये, लेकिन काम उसी की तरह कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं है, क्योंकि मुझसे पूछेगा तो कोई नहीं कि प्रेपोजिशन है कंजंक्शन है, मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना पार्ट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मेरा शी है। अब जैसा सब्जेक्ट होगा, अभी यहाँ सिंगुलर लिखा है तो वह मुझे कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो कंप्लीट को हटा के क्या लिखना होगा, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कंप्लीट्स। बताओ चीजें समझ में आ रही है। अगले सेंटेंस में लिखा ही बट हिज पेरेंट्स, तो बट फिर से वैसे ही काम कर रहा है, इसके साथ का पार्ट सब्जेक्ट नहीं बना। अगर ये सब्जेक्ट नहीं बना तो सब्जेक्ट ये रह गया। अभी ये सिंगुलर लिखा है, अगर ये प्लूरल लिखा होता तो मैं उसी का अकॉर्डिंग चलता। सिंगुलर लिखा है तो गो का गोज कर देंगे। बोलो ये दोनों सेंटेंस समझ में आ रहे हैं? मजा आएगा इंग्लिश पढ़ने, ये तो मुझे भी पता है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है जहां तहां, उससे तो ये बहुत अलग होगा सरकार, होगा पक्का होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ऑल कैंडिडेट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के आगे क्या लिखा होगा, नाउन लिखा होगा। इतने पार्ट को तो मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन बचा, इधर लिखा हुआ वर्ड। ऑल कैंडिडेट्स लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स लिखा है, वर्ड कैसा है, प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। कम सा आएगा या कम आएगा, कम आएगा। नहीं रटने दूंगा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो सरकार, एक नई चीज ऐड करते हैं इसमें। एक वर्ड है मैनी, और एक वर्ड है मैनी के साथ आर्टिकल ए। इसमें ऐड करते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे लगातार।
मैनी और मैनी। अब मैनी एक डिटर्मिनर है, इसे आप एडजेक्टिव कह लो या डिटर्मिनर कह लो। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा एक एक बात को बारीकी से पकड़ते रहना। मैनी डिटर्मिनर है अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे एडजेक्टिव मानो या डिटर्मिनर मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पूछा जाएगा। तो मैनी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैनी कैसा स्ट्रक्चर है, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, काउंटेबल नाउन के लिए काम करता है बहुत सारे। बहुत सारों का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके बाद आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ स्टूडेंट लिखा जाएगा या फिर यहाँ स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए स्टूडेंट्स लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर खुद का प्लूरल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनी प्लूरल है, क्योंकि मैनी का भी प्लूरल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो फिक्स पैटर्न होता है। कोई भी डिटर्मिनर या एडजेक्टिव फिक्स पैटर्न होता है, उसका ना सिंगुलर बनता है ना प्लूरल बनता है, वो तो स्ट्रक्चर में होता है। मैनी का मतलब है बहुत सारे, स्ट्रक्चर इसका प्लूरल है। अगर ये खुद प्लूरल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है तो इसके बाद आने वाला नाउन, आने वाला वर्ब, आने वाला प्रोनाउन सब कुछ प्लूरल होना चाहिए। तो मैनी के बाद अपन को स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा एक से ज्यादा। ये क्लियर हुआ? अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूं कि मैनी के साथ आर्टिकल ए लिखा है तो एक वर्ड बन गया मैनी अ। हमने मैनी का मतलब क्या समझा? बहुत सारे। ए का मतलब क्या होता है? एक। तो इसका मतलब हो गया बहुत सारे, एक एक करके। जैसे सेम काम करता है एवरी। अब देखो एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी स्टूडेंट का मतलब हुआ प्रत्येक स्टूडेंट। अब यहां स्ट्रक्चर और सेंस दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने आपको कहा प्रत्येक बच्चे को आंसर देना है, तो आंसर कौन देगा? सब देंगे। प्रत्येक का मतलब है सारे बच्चे देंगे, एक तो नहीं है कोई, लेकिन एक टाइम पर एक बच्चा देगा। तो स्ट्रक्चर हुआ एक टाइम पर एक बच्चा होने की वजह से सिंगुलर, लेकिन देंगे सारे तो सेंस हुआ प्लूरल, दोनों का यूज होगा। क्वेश्चन टैग में प्लूरल सेंस चाहिए होगा, स्ट्रक्चर हमें सिंगुलर चाहिए होगा। तो एवरी वर्ड कैसा हो गया अपने लिए फिलहाल? सिंगुलर, स्ट्रक्चर के हिसाब से। ऐसे मैनी अ भी है। मैनी अ का मतलब हुआ बहुत सारे लेकिन एक एक करके, तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया? सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर हुआ सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, आने वाला प्रोनाउन। एस के सामने एस लिखना है, पी के सामने पी लिखना है, कुछ भी नहीं रखना है। तो मैनी अ के बाद अगर मुझे लिखना पड़ेगा कि यहां क्या लिखूं, मैं डांसर लिखूं या फिर डांसर्स लिखूं, तो छोटा सा जवाब आपको देना है। बता दो जरा क्या आएगा? डांसर आएगा, क्योंकि ये वर्ड सिंगुलर है और ये वर्ड प्लूरल है। नाउन तो सिंगुलर होता है जनरली, वर्ब इसका ऑपोजिट है। तो कंफ्यूज मत होना नाउन और वर्ब में कि हम एस और एस वर्ब में लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर बन रहा है, एस और एस नाउन में लगा रहे तो वो प्लूरल बन रहा है। तो अपन को यहां लिखना पड़ेगा डांसर, यहां से एस हटेगा। जब मैनी था तब एस लगाना पड़ रहा था क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्लूरल है। मैनी का मतलब क्या हो गया? हर एक। हर एक मतलब सिंगुलर है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो इसका मतलब हो गया हर एक। ये क्लियर हुआ भाई? अब ये क्यों समझाया मैंने, चलते हैं सेंटेंस की तरफ। सेम सेंटेंस लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये विजिबल है क्या भाई? एक मिनट देखते हैं। क्लियर द एग्जाम लिखा है भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसका। जी सरकार, 3 सेंटेंस लिखे, तीनों को ठीक किया जाए। 3 सेंटेंस लिखे आपके सामने, तीनों को ठीक करो भाई।
देखो यहाँ लिखा है सेंटेंस में मैनी के साथ हमने कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स ही आएगा, एस लगेगा, क्योंकि मैनी का स्ट्रक्चर प्लूरल है, नाउन प्लूरल चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए। सही लिखा अपनी जगह, बेसिक है। अगले सेंटेंस में पहुंचे हम। मैनी के साथ अपन ने क्या लिख दिया, आर्टिकल ए। जैसे ही आर्टिकल ए लिखा गया, इसका मतलब हो गया हर एक। स्ट्रक्चर कैसा बन गया, सिंगुलर। नाउन कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो यहां जो एस लिखा है इसे लिखने की परमिशन नहीं है। अगर अपना नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर। ट्राई को हटा के क्या करना पड़ेगा, इसमें एस और एस लगा के ट्राइज करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाओ। मैनी के साथ फिर से हमने क्या लिख दिया, आर्टिकल है। कैसा वर्ड बन गया, सिंगुलर। नाउन कैसा चाहिए, सिंगुलर। वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। वर्ब को हटा के क्या लिखना है, वर्क्स। बोलो, बातें पल्ले पड़ रही है, कोई तकलीफ है तो बताओ। अब पेपर की बात करते हैं। पेपर थोड़ा सा इधर उधर घुमाता है, घुमा फिरा के हमसे क्वेश्चन पूछता है। कैसे, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ सेंटेंस लिखो। जी सरकार, आपके सामने दो सेंटेंस लिखे। ये पेपर का थोड़ा सा एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होती है पेपर की, कि बच्चा परेशान हो जाए। हम नहीं होंगे, हम तो होंगे ही नहीं परेशान, चाहे जो चाहे कुछ कोशिश कर लो, हम नहीं होंगे परेशान। दोनों सेंटेंस एक बार ठीक कर दो, आप बता दो आंसर किधर है। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। शेयर तो इतना करना है आपको भाई, अपनी स्टोरी में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां जहां शेयर कर सकते हो ये शेयर करना है भाई आपको। ये सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, ये तो करना ही पड़ेगा, शिद्दत दिखानी पड़ेगी। मैं आपके साथ हूँ, मेरा वादा है आपसे, और वादा मैं निभाने के लिए करता हूँ, तोड़ने के लिए नहीं करता। चाहे जो हो जाए, मैं क्लास नहीं रोकूंगा, लेकिन आप सपोर्ट करते रहना। क्योंकि अगर आप लोगों को धीरे धीरे पहुंचाओगे और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, मेरे अंदर मोटिवेशन इतना आ जाएगा कि मैं रुकूंगा ही नहीं। करो दोनों सेंटेंस ठीक, टेक योर टाइम। देखो पहला सेंटेंस लिखा, मैनी अ। अभी अभी सीखा हमने, मैनी अ कैसा वर्ड है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो यहां अपन को नाउन कैसा चाहिए था, सिंगुलर। टीचर्स में से एस हटाना पड़ेगा। हमें वर्ब कैसा चाहिए था, सिंगुलर। हमें टीच को टीचेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि बी वाले पार्ट में एरर था, क्योंकि हमारे पास इधर स्ट्रक्चर सिंगुलर था। ये क्लियर हुआ। अगले सेंटेंस में आ जाओ। यहां लिखा है मैनी और टीचर्स टीच इंग्लिश विद रूल्स। अब समझने की कोशिश करो। मैनी अ वर्ड कैसा है, सिंगुलर। हमें नाउन कैसा चाहिए, सिंगुलर। हमें टीचर्स में से एस हटाना पड़ेगा, हाँ या ना। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। लेकिन आगे लिखा है टीच, इस टीच का भी टीचेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो अब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्या ये पॉसिबल है कि इन चार ऑप्शन में से दो आंसर हो जाए, बी भी गलत हो जाए और सी भी गलत हो जाए? इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी दोनों को नहीं छेड़ सकते हम। और अगर दोनों को नहीं छेड़ने दे रहा पेपर हमारा, इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि बी भी सही लिखा होगा और सी भी सही लिखा होगा, क्योंकि दोनों तो गलत नहीं होंगे। इसका मतलब गलत कौन हो गया, जिसे हमने बेस बना के रखा था, ऑप्शन ए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या कर सकते हैं हम यहां से, इस आर्टिकल ए को हटा दो। मैनी कैसा वर्ड बन गया, प्लूरल। नाउन कैसा मिल गया, प्लूरल। वर्ब कैसा मिल गया, प्लूरल। इस बार सही आंसर ऑप्शन ए होगा।
ये पेपर करता है। आपको इस कंफ्यूजन को काउंटर करना सीखना है। देखो ध्यान से, मैनी अ के साथ टीचर आना चाहिए था, टीच आना चाहिए, टीचिस आना चाहिए था, ऊपर किया। ऊपर क्या था, दोनों वर्ड जो एरर थे वो ऑप्शन एक में लिखे थे, ऑप्शन बी में। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या कर दिया उसने, बी में अलग टीचर्स को लिख दिया और सी में टीच को लिख दिया। अब दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए तो बी और सी गलत हो नहीं सकते। इसका मतलब जिसे हमने बेस बनाया वो गलत हो गया, उसे ठीक कर दिया हमने। बोलो क्लियर हुआ है इसमें? आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक वर्ड है लाइक, एक वर्ड इसी का ऑपोजिट होता है अनलाइक। अब देखो लाइक का मतलब तो आप जानते हो, लाइक मतलब वर्ब है, पसंद करना, पसंद करना, समझते हो आप? लाइक प्रेपोजिशन भी, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ वर्ब और दिस इज अ प्रेपोजिशन। पहला क्वेश्चन तो ये कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस देखो जरा। मैंने सेंटेंस लिखा शी लाइक, क्या लिखूं बोलो, यू, मन तो खुश हो जाए। आप देखो सेंटेंस, सी लाइक यू में सी अगर सब्जेक्ट है तो शी के आगे वर्ब लिखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिना वर्ब के तो सेंटेंस नहीं बनेगा। शी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर। लाइक को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, लाइक, सी लाइक्स यू। खुश हो जाओ तो। क्लियर भाई? अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस सेंटेंस को यहां लिखता हूं, शी लाइक हर फ्रेंड्स, अगर मैं यहां सेंटेंस को यहीं छोड़ दूं, इसका मतलब हो गया वो अपने फ्रेंड्स को पसंद करती है। लाइक का लाइक्स करना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को यहीं रोक देता हूं, अगला सेंटेंस चेक कर लेते हैं भाई, लेकिन फिर नीचे जगह नहीं बचेगी। समझ तो गए ना, सी लाइक्स हर फ्रेंड्स हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर मैं इस सेंटेंस को आगे बढ़ाता हूं, सी लाइक हर फ्रेंड्स वांट टू क्लियर द एग्जाम, अब आएगा यहां से मजा, इसे सीखने में बहुत मजा आएगा। देखो, अगर लाइक वर्ब है ना, तो फिर वांट भी तो वर्ब है ना। अगर ये दोनों वर्ब है तो दोनों के बीच में या तो प्रेपोजिशन होना चाहिए था कोई, या फिर कोई कंजंक्शन होना चाहिए था। दो वर्ब ऐसे कभी नहीं लिखे जा सकते। एक पॉजिटिव वर्ब का पॉइंट आएगा हमारे सामने, तो यहां लाइक पॉजिटिव वर्ब भी नहीं है। वो क्या होता है, इसे छोड़ दो दिमाग से, आप बेसिक सा स्ट्रक्चर अब ये समझो। जब दो वर्ब को हम लिखते हैं तो बीच में कोई प्रेपोजिशन या कंजंक्शन चाहिए, ना तो प्रेपोजिशन लिखा है और ना कंजंक्शन लिखा है। अगर प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों नहीं है, इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वैसा है नहीं। अब ये वर्ब नहीं, अब ये प्रेपोजिशन बनाना पड़ेगा। अगर ये वर्ब बनाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो समझ गए ना आप, इस सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब नहीं था, इसलिए ये खुद वर्ब था। इस सेंटेंस में दूसरा वर्ब आया और बीच में कोई कंजंक्शन प्रेपोजिशन नहीं आया, तो अब ये खुद बनाना पड़ेगा अपन को प्रेपोजिशन। अब इसमें चाहकर भी एस नहीं लगा सकते। अगर हमने यहाँ एस लगाया तो ये एरर बन जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन में एस और एस नहीं लगता। बात पल्ले पड़ी? अच्छा, अगर ये प्रेपोजिशन है सरकार, अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो नाउन होगा, और अगर ये नाउन होगा तो इतना पार्ट सब्जेक्ट नहीं होगा। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बचा यहां लिखा हुआ वर्ड, कैसा वर्ड है, सिंगुलर। वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। बोलो वोंट आएगा या वोंट्स आएगा? सही सेंटेंस होगा सी लाइक हर फ्रेंड्स वांट्स टू क्लियर द एग्जाम। इसके पीछे की वजह बताऊं आपको क्या है, रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, इस सेंटेंस एक्चुअल में क्या लिखा है। आओ थोड़ा सा आपको दूर लेके चलता हूं, इसकी गहराई में उतरते हैं। एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, शी वांट्स टू क्लियर द एग्जाम। ये सेंटेंस तो अब क्लियर हो गया होगा। शी के साथ वांट्स आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा दूं मैं, कलर चेंज करके बढ़ा देते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा दूं और मैंने यहां लिख दिया लाइक हर फ्रेंड्स, तो दिक्कत तो नहीं, आपको तकलीफ तो नहीं। सी वांट्स टू क्लियर द एग्जाम, वो एग्जाम क्लियर करना चाहती है लाइक हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के जैसे। अब पेपर ने क्या किया, लाइक हर फ्रेंड्स को यहां से उठाया, उठा के शी को लिखा और यहां बीच में फंसा दिया इस जगह पे। अब देखो ध्यान से, कलर वलर चेंज करके यहां सजा देता हूं मैं इसे, ताकि आप पहचान पाओ हुआ क्या है हमारे साथ। इसने क्या लिखा, यहां लिखा
सी लाइक हर फ्रेंड्स। अब ये कहाँ से आया उठ के, आप खुद देख सकते हो। ये वाला पार्ट उठा के और यहाँ रखा गया है, इतने पार्ट। अब ये वापस से आ गया अपने सेंटेंस में, ये वाला पार्ट यहाँ से शुरू करता है ये। अब इसने क्या किया, इसने परेशान करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स लिखा था। अब बच्चा सोचता है फ्रेंड्स तो प्लूरल वर्ड है, इसके साथ वोंट आना चाहिए, तो इसने क्या किया, इस वोंट्स को वोंट कर दिया क्वेश्चन बनाने के लिए, टू क्लियर द एग्जाम। अब आपसे पूछ लिया, बताओ इसमें क्या एरर है। आपको ये पहचानना था कि लाइक प्रेपोजिशन है और ये नाउन है, और ये वो पार्ट है जो ये इधर से उठा के ला रहे हो आप। इसका वर्ब से क्या लेना देना, वर्ब का लेना देना तो इस वर्ड का होगा, हमारे सब्जेक्ट का होगा, और शी के साथ वोंट नहीं वोंट्स आएगा। यहीं से ये सारे ऊल रूल जो किसी से कहते हैं यही बनते हैं। एक भी चीज ऊल रूल से नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, चीजों की वजह है, लॉजिक है, उन लॉजिक को समझो। कितना मजा आ रहा होगा आपको, ये फील करो और एंजॉय करो क्लास को। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले अपन ने जितना पढ़ा है ना, इसका मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि दिमाग में वापस से घूम जाए। आओ करते हैं कोशिश। सेंटेंस लिखते जाना भाई, नोटबुक बनी होनी चाहिए। मैं चेक करूंगा आपके घर आके किसी दिन की नोटबुक कहाँ है आप। कभी मौका मिला ना आपके घर आने का और आपसे मैंने नोटबुक मांगी और अगर आपने नोटबुक नहीं दिखाई ना, आप ऐसे समझो सिलेक्शन जब होगा ना आपका, तो सिलेक्शन आपसे पूछेगा दिखा नोट्स का है, और नोट्स नहीं हुए ना सिलेक्शन नाराज होकर चला जाएगा, ध्यान रखना। जी सरकार, सेंटेंस लिखे आपके सामने दो, दोनों को ठीक करो, दोनों सेंटेंस को ठीक करो भाई। दोनों सेंटेंस को ठीक करो सरकार। मजा आ रहा है तो बताते रहना भाई, कमेंट बॉक्स में जो आपने कमेंट लिखे थे कल, बड़ा मजा आया, मोटिवेशन मिल गया। पता आपको मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज भी दिख रही होगी आपको, मेरी आंखों से भी दिख रहा होगा आज, लेकिन वादा किया है तो निभाऊंगा। वेट शेर नहीं है कि जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना, और हो जाए तो इनकार मत करना, वादा निभा के तोड़ने की परमिशन नहीं है आपको, मर जाना लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। तो मैंने आपसे वादा निभा किया है तो इसे निभाऊंगा मैं। वादा होता ही निभाने के लिए, लोग कहते तोड़ने के लिए होता है, नेगेटिव लोग हैं, गधे गई है। देखो आओ सेंटेंस देखो, द मैनेजर विद क्या है सरकार, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा होगा, नाउन। इतना पार्ट बोलो सब्जेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, हटाओ इसे यहाँ से। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा होगा, नाउन लिखा होगा, ये फिर से सब्जेक्ट बनेगा क्या, नहीं होगा, तो हटाओ यहाँ से। अब देखो विद से लेके कंपनी तक का तो मटेरियल ही हट गया, क्या बचा, मैनेजर। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। अकम्प्लिश होगा या अकम्प्लिसेस होगा, अकम्प्लिसेस। कोई तकलीफ तो नहीं है जी सरकार। आगे चले, आगे लिखा दे बिसाइड्स। बिसाइड्स अभी अभी समझा आपने, क्या लिखा है, प्रेपोजिशन। आगे क्या लिखा होगा, नाउन। इतना पार्ट सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, दे। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। प्लूरल के साथ कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल। प्लेस को हटा के क्या लिखना होगा, प्ले लिखना होगा। बताओ आप, इंग्लिश मुश्किल है क्या। यहाँ एक वर्ड लिखा है अकम्प्लिश, इससे एक छोटी सी बात समझ लो आप। यहाँ से एक वर्ड है अकम्प्लिश, अभी अभी आपने पढ़ा, LISH।
ये वर्ब है और इसका मतलब है टू अचीव और टू कंप्लीट। अचीव भी कह लो आप इसे, कंप्लीट कह लो आप इसे। एक और वर्ड है सरकार, अकम्प्लिस, LICE, ये अकम्प्लिस। कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं। ये नाउन है, ये नाउन है और इसका मतलब है पार्टनर। और पार्टनर वो जो क्राइम में हेल्प करता है। पार्टनर इन क्राइम वन वर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, SSC में भी पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। LISH वर्ब है, इसका मतलब है अचीव करना, कंप्लीट करना। LICE जो लिखा है ये नाउन है, इसका मतलब है पार्टनर इन क्राइम। डन। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें भी समझते चलना साथ साथ। दोनों सेंटेंस क्लियर हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं। लिखते जाओ सेंटेंस साथ साथ मेरे और समझते जाओ। तीन सेंटेंस लिखे आपके सामने, तीनों को ठीक करो भाई, पूरी शिद्दत के साथ तीनों को ठीक करो भाई। एनर्जी नहीं टूटनी चाहिए, लगातार एनर्जी बनी रहनी चाहिए भाई। खाते पीते रहो, पढ़ाई करते रहो। कोई भी दिक्कत हो, कोई सजेशन हो, बताते रहना भाई। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। यही समझ के चलना कि प्रॉपर क्लास पढ़ रहे हैं अपन। ये सोच लो कि आपने खरीद लिया है कोर्स। जितनी भी फीस दूसरों को देते हो समझ लो अपन ने खरीद लिया है। जी सरकार, तीनों सेंटेंस ठीक करो। देखो भाई, सेंटेंस में लिखा मैनी के साथ आर्टिकल ए। अभी अभी समझा था आपने, वर्ड का स्ट्रक्चर हो गया सिंगुलर। नाउन कैसा चाहिए? सिंगुलर। आगे वर्ब चाहिए सिंगुलर। बोलते जाना मेरे साथ साथ, गुनगुनाते जाओ आप। इंग्लिश से आपको मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत वादा है मेरा आपसे। आगे देखो, सी लाइक। अब देखो लाइक अगर ये वर्ब है तो ट्राई क्या है? अब ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो सेंटेंस गलत हो गया। अगर ये वर्ब नहीं है तो ये क्या है? प्रीपोजिशन। एक और बात समझनी है, यहां से कुछ नया सीख। ये एक नोट डालना अपनी नोटबुक में आप। अभी हमने ये समझा अभी तक, प्रेपोजिशन के बाद हम या तो नाउन लिखते हैं या फिर हम क्या लिखते हैं? प्रोनाउन। अब दिक्कत नाउन से नहीं है, दिक्कत प्रोनाउन से है। छोटी सी क्या, नाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस बराबर होता है। मतलब अगर आप वर्ब के लेफ्ट में लिख दो तब भी वही रहना है, वर्ब के राइट में लिख दो तब भी वही रहना है, ये नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो प्रोनाउन है ये चेंज होने वाला है, इसकी फितरत है बदलना, ये बदलेगा। वर्ब के इधर सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। अब आई भी लिखा होता है और मी भी लिखा होता है। छोटा सा क्वेश्चन, प्रेपोजिशन के बाद आई आना चाहिए या मी आना चाहिए? अब देखो, प्रेपोजिशन एक नाउन प्रोनाउन को रिलेट करवाता है किसी से, इसका मतलब सब्जेक्टिव केस हम पहले लिख चुके होंगे। और अगर सब्जेक्टिव केस इधर आ गया तो इधर क्या बचा अपने पास? ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? आई और मी, मी। वी और अस, अस। ही और हिम, हिम। इसका मतलब ये हुआ प्रेपोजिशन के बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्टिव केस, हमें लिखना होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं ये नहीं पता तो मैं बताऊंगा। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। इन्हें लिखते जाना अपनी नोटबुक में, जहां पढ़ रहे हो लगातार लिखते जाना।
नंबर ऐसे पढ़ जाएंगे ना आपके इंग्लिश में, पता भी लगेगा आपको, भरोसा नहीं कर पाओगे आप अपने आप कि इतने नंबर कैसे पढ़ रहे हैं अचानक से। एक और वर्ड रह गया यार, इधर कैसे कैसे काम चलेगा, इधर इधर किधर लिखना है, इधर आप लिख देना भाई इसके नीचे को, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। एक वर्ड नीचे रह गया, एक तो इट रह गया है, दे का दैम होगा और इट का इट ही होता है, ठीक है, इसे नीचे लिख देना इसके। डन भाई। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब सब्जेक्टिव केस है, इधर जो लिखा है ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। तो प्रेपोजिशन के बाद इनमें से आपको लिखना होगा, ना कि इनमें से। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो सरकार यहाँ लिखा है लाइक, प्रेपोजिशन के बाद बता दो कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, आई लिखूं या मी लिखूं, बोलो क्लियर हुआ। तो ये इतना पार्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, सब्जेक्ट कौन बचा, शी, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो हमने यहाँ लिखना पड़ेगा ट्राइस। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। आगे लिखा ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स। अब देखो इस एज वेल एज का मतलब है ही अपने क्लासमेट्स के साथ, मतलब जैसे विद काम कर रहा है वैसे ही एज वेल एज काम कर रहा है। विद का मतलब अलोंग विद का मतलब, टुगेदर विद का मतलब, और एज वेल एज का मतलब एक जैसा है। जैसे अपन ने समझा बट का मतलब, एक्सेप्ट का मतलब, एंड नोट का मतलब एक जैसा है। इसका मतलब जैसे विद काम करेगा ऐसे एज वेल एज काम करेगा। विद के साथ लिखा हुआ पार्ट सब्जेक्ट बनता है क्या, नहीं बनता। तो एज वेल एज के साथ लिखा हुआ पार्ट भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। हटाओ यहां से इसे, अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो ही सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। बोलो अटेंड होगा या अटेंड्स होगा, तो जवाब आएगा अटेंड्स। यहां तक बातें क्लियर हुई है। सुनो, कोई भी तकलीफ है तो मुझे बताओ कि सर ये दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब यहां से अपन बात करेंगे आज की क्लास की वोकैब की। अब यहां अपन वोकैब पढ़ेंगे थोड़ी देर, और ये रोज पढ़ेंगे, इसे हम रोज ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। देखो वोकैब के लिए सबसे पहला होता है रूट वर्ड मेथड। रूट वर्ड मेथड पे काम करना। रूट वर्ड मेथड के साथ साथ दूसरा होता है होमोफोन्स पे काम करना। होमोफोन्स मतलब जिनकी साउंड सेम होती है, उन पर काम करना, उन सारे वर्ड्स को साथ साथ करना। तीसरा होता है भाई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिस करना, बार बार वर्ड्स को पढ़ना, ये ज्यादा जरूरी होता है। कभी 20 वर्ड पढ़ लिए अपन ने, तो वो 20 वर्ड आप बार बार रटने से आपके काम नहीं होगा। जिम्मेदारी टीचर की होती है कि मैंने 20 पढ़ाए तो उन 20 को बार बार आपके सामने मैं यूज करवाता जाऊं आपसे, तो फिर वो जल्दी से दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी मेरी है, प्रैक्टिस कैसे करवानी है कैसे नहीं करवानी है, उन वर्ड्स को कितनी बार आपके दिमाग में भेजना है, कितनी बार आपके दिमाग को उसे रिवाइज करवाना है, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपकी शिद्दत चाहिए और कुछ नहीं, आपका सपोर्ट और शिद्दत, ये दोनों चीजें होंगी, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आओ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड मेथड पे काम करते हैं। रूट वर्ड मेथड क्या होता है, जैसे हमने कोई एक रूट लिया, रूट का हिंदी मतलब होता है जड़। अब जब हम इस वर्ड के इधर कुछ लिखेंगे स्टार्टिंग में, उसे हम कहते हैं प्रेफिक्स। जब बाद में कुछ लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं सफिक्स। क्लियर, पहले कुछ लिखा प्रेफिक्स, बाद में कुछ लिखा सफिक्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम नए पेज पे लेंगे, इधर जगह नहीं बच रही। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल ये ले लिया मैंने कि एक वर्ड है जैक्ट, और जैक्ट का मतलब होता है टू थ्रो, फेंकना। अब मैंने इससे पहले एक प्रेफिक्स लिखा इन, इससे एक वर्ड बन गया इंजेक्ट। तो इंजेक्ट का मतलब क्या हो गया, टू थ्रो इनसाइड, टू थ्रो इनसाइड। इन का मतलब होता है इनसाइड, कई बार इनका मतलब नोट भी होता है, फिलहाल यहां इसका मतलब है इनसाइड। तो अगर हम प्रेफिक्सेस का नॉलेज को रख रहे हैं अपने पास, प्रेफिक्स का मतलब क्या है, हम रूट वर्ड का मतलब जान पा रहे हैं, तो अपन वर्ड के मीनिंग तक पहुंच जाएंगे जल्दी। जैसे इसी से पहले मैंने लिख दिया ई, तो एक वर्ड तैयार हो जाएगा इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब होता है आउटसाइड, तो इसका मतलब हो गया टू थ्रो आउटसाइड, टू थ्रो आउटसाइड। डन।
सेम पैटर्न अगर मैंने यहाँ लिख दिया ए बी, इससे वर्ड बना दिया एब्जेक्ट। ए बी का मतलब होता है अवे, दूर, तो एब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, टू थ्रो अवे, किसी चीज को अलग कर देना, दूर कर देना, दूर फेंक देना। ये है रूट वर्ड मेथड। अगर मैं इसी वर्ड पे इंजेक्ट में आई ओ एन लगा दूं एंड में, तो आई ओ एन होगा सफिक्स, तो ये बन जाएगा इंजेक्शन। बॉडी में हमारी ब्लड को इंजेक्ट करते हैं, बॉडी से हमारी ब्लड को इजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन तो आप जानते ही हो। क्लियर हुआ? तो ये रूट वर्ड मेथड है, तो इसी पे अपन पहले काम करेंगे और रोज थोड़ी थोड़ी वोकैब समझेंगे। जैसे आज हम कुछ रूट वर्ड्स पे काम करते हैं, बेसिक बेसिक से पढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड आपको पढ़ना है सोमना, सोमना का मतलब होता है नींद, स्लीप। एक वर्ड आपको पढ़ना है LOQUE, इसके साथ आप एक और वर्ड पढ़ो LOGUE, इन दोनों का मतलब होता है बोलना, स्पीच। इसके साथ आप ORA भी पढ़ सकते हो, ORA का मतलब भी होता है बोलना, ओरल जिसे कहते हैं, ठीक है, मौखिक होता है। एक और आपको पढ़ना है इसके साथ कैको, कैको का मतलब होता है सरकार बैड, बुरा। एक और पढ़ो आप इसी के साथ एम्बुल, एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक, चलना, ठीक है। एक और आप इसके साथ पढ़ो फोन, फोन का मतलब होता है साउंड, फोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है। अब सोमना का मतलब क्या हुआ, नींद। लोक या लोग का मतलब क्या हुआ, स्पीच। स्पीच के लिए एक और रूट वर्ड अपने पढ़ा ORA, ओरा। आगे लिखा कैको, कैको का मतलब हुआ बैड, एम्बुल का मतलब हुआ चलना, फोन का मतलब हुआ साउंड। इससे कुछ वर्ड्स बनते हैं, क्या क्या, आओ समझ लेते हैं। एक वर्ड मैंने लिखा आपके सामने सोमनालोक्विस्ट, एक वर्ड लिखा मैंने आपके सामने सोमनाम्बुलिस्ट, एक वर्ड लिखा मैंने आपके सामने ओरेटरी, एक वर्ड आपके सामने लिखा मैंने इलोक्वेंट, एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा कैकोग्राफी। डन भाई। अपन ने एक वर्ड लिखा, पहले इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सोमनालोक्विस्ट को देखो क्या है, सोमनालोक्विस्ट का मतलब हुआ, सोमना का मतलब क्या समझा आपने, नींद। सोमना का मतलब आपने समझा है नींद। लोक का मतलब क्या समझा है, LOQE का मतलब स्पीच, बोलना। IST का मतलब होता है सरकार पर्सन। तो इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पर्सन जो नींद में बोलता है, सोमनालोक्विस्ट कहलाता है। डन। आगे लिखा सोमना, सोमना का मतलब क्या है, नींद। एम्बुल का मतलब क्या होता है, चलना, टू वॉक। IST का मतलब क्या होता है, पर्सन, एक ऐसा इंसान जो नींद में चलता है, उसे क्या कहते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट। आगे लिखा ओरेटरी, ओरेटरी का मतलब नहीं पता, लेकिन ORA का मतलब अब भी पता है अपन को। तो इसका मतलब जो जिससे भी रिलेट करेगा वो स्पीच से रिलेट करेगा। इसका मतलब होता है बोलने की कला, इन पब्लिक। सेम होता है इलोक्वेंट, इलोक्वेंट में ENT लिखा है, इससे एडजेक्टिव बनता है। अभी कि किससे क्या बनता है ये पढ़ेंगे, आगे की कहानी है, अभी अपन इसमें नहीं छिड़ते, अभी टेंस चल रहा है, टेंस पे काम करते। इलोक्वेंट का मतलब भी LOQE लिखा है, तो इसका मतलब भी स्पीच ही होगा। अपन को रिलेट करने वर्ड्स कैसे करने वो मेरी जिम्मेदारी, मैं करवाऊंगा, बस आप चीजों को बारीकी से समझते जाना। आगे लिखा कैको, कैको का मतलब क्या है, बैड। ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफ मतलब होता है लिखना, ड्रॉ करना, तो बैड राइटिंग हो गया, बैड राइटिंग हो गया। इसी का ऑपोजिट वर्ड होता है कैलीग्राफी, कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल, और कैलीग्राफी का मतलब हो गया ब्यूटीफुल राइटिंग। तो कैलीग्राफी और कैकोग्राफी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये रूट वर्ड से धीरे धीरे अपन काम करेंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे एक वर्ड मैं आपके सामने लिखूं कैकोनिम, कैकोनिम, ये जो NYM है ना, ये निम है। मैं नए पेज पे ले चलता हूं आपको, निम है, इसे लोग नियम बोलते हैं। नियम किस चीज का नियम है भगवान जाने, आज तक मुझे तो समझ नहीं आया। आपको आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई ये किसका नियम है। जैसे सिनोनियम बोलते हैं, एंटोनियम बोलते हैं, अब ये नियम किसका है, ये तो मुझे तो पता नहीं चला, ये तो वही बता सकते हैं जो बोलते हैं।
देखो SYNO, साइनो का मतलब होता है सरकार सिमिलर। एंटो का मतलब होता है ओपोजिट। कैको का मतलब समझाया मैंने आपको बैड। और NYM जो लिखा है ना, ये नियम नहीं है, ये निम है, और इसका मतलब होता है नेम। तो सिमिलर नेम को कहते हैं सिनोनिम। हाँ सिनोनिम, सिनोनियम, गुड। सिनोनियम नहीं लिखा है, सिनोनिम लिखा है, क्या ही बोलूं मैं। निम एंटोनिम, ओपोजिट नेम। कैकोनिम, बैड नेम। अब आप कहोगे नेम तो बैड नहीं होता, नेम तो अच्छा ही होता है। तो ये वो बैड नेम नहीं है, किसी का नाम खराब है। इसका मतलब ये है जैसे किसी की स्पेलिंग है, स्पेलिंग में डबल ई आना था, सीता, लेकिन SIT लिखा गया, इसी से चल रहा है, सीता चल रहा है। ये है बैड नेम, स्पेलिंग में कहीं गलती, नाम लिखते टाइम कुछ गड़बड़ हो गई है, उसे हम कहते हैं कैकोनिम। तो निम लिखा है ये, एंटोनिम, सिनोनिम। सही पढ़ोगे ना तो इससे क्या होगा, अब जैसे सिनोनिम और एंटोनिम की प्रोनाउंसिएशन पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सीखने का इंटरेस्ट जागेगा। और बात रही प्रोनाउंसिएशन से कुछ फायदा होता नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। कैसे होता है, जैसे मैं बोलूं आपसे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन अगर मैं बोलूंगा तो मैं गलत लिख दूंगा, क्योंकि मैंने बोला गलत है। डेफिनेशन और डेफिनीशन दोनों को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन है, दोनों का मैंने प्रोनाउंसिएट अलग अलग किया, डेफिनेशन और डेफिनीशन। तो डेफिनेशन नहीं होता, डेफिनीशन होता है। तो जैसे नीसन बोलूंगा तो आई अपने आप आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलता हूं आपके सामने कंजक्शन, तो कंजक्शन बोला तो ये लिखा गया, और कंजंक्शन बोलूं मैं तो अपने आप आ जाएगा कंजंक्शन। कि कंजंक्शन में एन आ गया, इधर नहीं आया क्योंकि मैंने गलत बोला, तो स्पेलिंग ये सही होगी। तो स्पेलिंग ठीक भी होती है अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम हाँ कुछ सीख रहे हैं, हम ऐसा लगता है कि जो नहीं सीख रहा उससे अलग है, नहीं तो एक जैसे लगते हैं तो फिर मजा नहीं आता सीख। बोलो भाई, तो ये क्लियर हुआ, आपको ध्यान रखना है इन वर्ड्स का, धीरे धीरे अपन सीखेंगे, आदत डालेंगे। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आज की क्लास को इधर रोकूं, आपसे फिर से होगी मुलाकात कल। वीडियो को लगातार पहले आप देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर वे में। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। कोई बात होगी, कोई डाउट होगा, उसे मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। लगातार वीडियो को शेयर करो, हर बच्चे तक पहुंचाओ, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप शेयर करो, ऐसे शेयर करो कि हर बच्चा पढ़ सके, अपने रिलेटिव को दिखाओ, भाई बहन को दिखाओ। टेंस जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं वो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें भी। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा। कोई भी दिक्कत है, आपको लगता है कोई सजेशन है, सर ये दिक्कत हो रही है, जैसे कल एक बच्चे ने कहा सर थोड़ी सी स्पीड कम करो, तो मैंने आज कोशिश की है स्पीड थोड़ा कम करने की, क्वेश्चंस किए अपन ने, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी रह रही है तो आप मुझे बताओ, कमेंट करते रहो। आपके कमेंट देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है, बड़ा मजा आता है, एनर्जेटिक रहता हूँ मैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना अपना को ख्याल रखें।